हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग मैकेनिक्स का कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस है। देखने में तो काफ़ी बल्कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, दो फिक्स ट्रायंगुलर वेज दिया हुआ है। एक ट्रायंगुलर वेज के अरेंजमेंट में ब्लॉक ए और ब्लॉक बी इस तरह से है। देयर इज अ सिंगल स्ट्रिंग दैट इज कनेक्टिंग ब्लॉक ए going this way connected to block C, है ना, और B is having the contact with this inclined plane, C is having the contact with another inclined plane. These two inclined planes are fixed. ये जो दोनों inclined plane वाला body है ये दोनों fixed है, और coefficient of friction is given B और inclined plane के बीच में 0.20 kinetic friction coefficient, C और surface of contact के बीच में भी उतना, तीनों ब्लॉक का मास दिया है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, स्ट्रिंग का टेंशन पता करना है और तीनों ब्लॉक का परमिसिबल एक्सेलरेशन पता करना है। व्हाट वी नीड टू डू, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ सी, है ना। तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है एंड टेंशन। तो देखो यहाँ ए बी सी तीनों का मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट के लिए यहाँ कैसे होगा कि ऐसे जो C के साथ जो B तक का जो लेंथ है वो दोनों का चेंज ऑफ पोजीशन हो सकता है क्योंकि B तो फिक्स नहीं है और ना ही C। तो यहाँ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर मान लो एज्यूम कर लेते हैं कि B इज मूविंग अपवर्ड बाय सम डिस्टेंस x एंड करस्पॉन्डिंग मूवमेंट ऑफ B इफ ensures A मूविंग डाउन with some distance y in the vertically downward direction। बात समझ रहे हो, b is moving upward with x, अगर b upward x मूव करेगा तो b के साथ जो पुली अटैच्ड है ये भी उतना ही रेट से अपवर्ड मूव करेगा, यानी कि इसका b का x अपवर्ड जाने से दोनों एंड से अबाउट द आइदर साइड ऑफ द पुली कितना टोटल स्ट्रिंग रिलीज होगा, x plus x 2x, out of which y is being used by block A to move downward। तो फिर कितना यहाँ क्या क्या जिम की, फिर से सुनो। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा कि B अगर अपवर्ड मूव करता है along the inclined plane और उसका जिम कर लेते हैं कि that upward movement is suppose x, तो x का अपवर्ड मूवमेंट होने की वजह से यहाँ स्ट्रिंग रिलीज होगा टोटल 2x। तो 2x रिलीज में y यूज हुआ बाय द ब्लॉक A मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो कितना अवेलेबल रहा 2x माइनस y, यानी कि एज्यूम कर सकते हैं ब्लॉक C जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा विथ 2x माइनस y। तो एक पैरामीटर यूज किया एज x y z डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। तो जो रिलेशन हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टर्म में एज्यूम किया वही रिलेशन एक्सेलरेशन टर्म में भी होगा, यानी कि अगर ब्लॉक B का एक्सेलरेशन मैंने अपवर्ड ए बी एज्यूम कर लिया और ब्लॉक A का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A ऑफ A एज्यूम किया, तो इसका मतलब ब्लॉक C का जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा वो होगा 2A ऑफ B माइनस A ऑफ A। ठीक है, तब देखो लाइट स्ट्रिंग है पूरे अरेंजमेंट में, तो टेंशन मस्ट बी सेम थ्रू आउट, तो इसको T एज्यूम कर लो, यहाँ T, यहाँ T, इधर T, ठीक है ना। अब देखो एज पर द वैल्यू ऑफ मास इज गिवन, ब्लॉक B का 800 kg है, तो 800 G वर्टिकली डाउनवर्ड उसका कंपोनेंट एक्ट करेगा। अच्छा मान लो यहाँ हमने एंगल इसका 30 डिग्री और लेट इसका 60 डिग्री एज्यूम कर लिया, तो तब ये कितना होगा, दिस विल बी 800 G इंटू साइन 30, ठीक है। और यहाँ नॉर्मल होगा 800 G cos 30, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में। If the block is moving upward, friction on this surface F1 can be taken this way down the inclined plane, और यहाँ ब्लॉक C का करस्पॉन्डिंग मूवमेंट अगर डाउनवर्ड एज्यूम कर रहे हैं तो इसका वेट है 1000 G उसको रिजॉल्व कर देते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ 60 डिग्री तो ये हो जाएगा 1000 जी साइन 60। इधर नॉर्मल रिएक्शन इंडेक्स इट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ एज्यूम क्या होगा F2। समझ में आ रहा है? यानी कि रिलेटेड इक्वेशंस जो लिखना है, रिलेटेड इक्वेशंस, वो रिलेटेड इक्वेशंस क्या बन रहा है देखो, फॉर ब्लॉक बी, फॉर ब्लॉक बी के लिए रिलेटेड इक्वेशन किस तरह बन रहा है, अपवर्ड इज 2t माइनस 800g इंटू साइन 30 माइनस म्यू इंटू 800g cos 30, है ना, that is equal to mass of B 800 into AB। ये एक इक्वेशन हुआ। The upward movement of the assumed movement of the block B is suggesting the upward force on it acting up the inclined plane is positive and down the inclined plane is negative। तो उसी बेसिस पर यहाँ t plus t, this 2t force must act on the block B in the upward direction along the inclined plane। तो inclined plane में upward के तरफ 2t लिया माइनस 800g sin 30, नेट फोर्स, अच्छा फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे काम करेगा एज बिकॉज द ब्लॉक इज टेंडिंग मूवमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट्स टेंडेंसी इज हैविंग अपवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड हो गया। अच्छा अब ब्लॉक ए का देखो, ब्लॉक ए का मास है 400, सो दैट इनटू जी। तो फॉर ब्लॉक ए क्या हो जाएगा, ब्लॉक ए हो जाएगा 400g माइनस टी इक्वल्स टू 400 a ऑफ ए, दिस इज इक्वेशन 2। एंड फॉर ब्लॉक सी के लिए इक्वेशन लिखेंगे, ब्लॉक सी के लिए क्या है, सी इज मूविंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, सो 1000g साइन 60 माइनस टी माइनस म्यू इंटू 1000g cos 60, that is equal to mass into acceleration, that is twice of AB minus A of A। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन बन गया है ना, ये तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 में से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टी को एलिमिनेट करो ताकि तुमको ए एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी में एक एब्सोल्यूट रिलेशन मिल जाए। समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या कर सकते हो, ऐसे करो, अप्लाई करो इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2, कारण यहाँ माइनस टी है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2t बन जाएगा तब, और फिर जोड़ेंगे तो 2t एंड 2t विल बी कैंसल्ड आउट। सो इधर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से 800g माइनस 800g बाई 2 साइन 30 का वैल्यू हाफ माइनस म्यू 0.2 इंटू 800g इंटू कॉस 30 इज √3/2, दैट इज इक्वल टू 800 AB प्लस 800 A ऑफ A। सो ये कॉम्पोजिट रिलेशन आएगा। अब इस रिलेशन को है ना थर्ड रिलेशन के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, सॉल्व करने से हमको जो है ये तीनों जो अननोन है A ऑफ B एंड द टेंशन T मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व तो कर लोगे, हाँ उसमें क्या दिक्कत है, हाँ ठीक है, उसको अपने सॉल्व कर लो। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो इसका अच्छा से नोट डाउन कर लो इसको। नोट कर लिया? अब देखो इसको,
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह का अरेंजमेंट है। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ब्लॉक सी का मैक्सिमम वैल्यू मास वैल्यू निकालना है, ताकि जो गिवन मासेस है ए और बी, जिसका मास वैल्यूज कितना दिया है 10 kg एंड 20 kg, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ व्हाट मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ द ब्लॉक सी द गिवन ब्लॉक्स ए एंड बी विच आर ऑफ नॉन मास वैल्यूज 10 kg एंड 20 kg, and as per the arrangement the contact between A and B and that between B and the horizontal surface both are rough surfaces where coefficient of kinetic friction is given 0.4. So under this given condition we need to know the maximum value of the block C so that block A and block B remains unmoved. That means the entire arrangement is at rest. So it is all about the state of equilibrium से related क्वेश्चन है। तो हम लोगों को करना क्या है, देखो हम लोगों को ब्लॉक सी का वो मास वैल्यू निकालना है जिसकी वजह से न तो ब्लॉक सी मूव करेगा और न ही उसकी वजह से कनेक्टेड ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में मूवमेंट होगा। तो ऐसे केसेस में जहां मान लो इक्विलिब्रियम के बारे में कहता है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के बारे में कह रहा है और बॉडी इज अबाउट टू मूव, वो कंडीशन पे हमको बात करना है। तो हम लोग जनरल टेंडेंसी देखेंगे कि एज पर द जनरल टेंडेंसी ब्लॉक सी का अगर मूवमेंट होगा तो दैट टेंडेंसी ऑफ मोशन है ना, टेंडेंसी ऑफ मोशन ब्लॉक सी में किधर होना चाहिए, ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड। और अगर ब्लॉक सी में डाउनवर्ड मूवमेंट टेंडेंसी होता है तो एज बिकॉज ब्लॉक बी इज हैविंग कनेक्शन, बी इज हैविंग द कनेक्शन विद द ब्लॉक सी, तो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑन बी, और करस्पॉन्डिंग टेंडेंसी ऑन ए ऐसे होता। तो ये टेंडेंसी ऑफ मोशन को, पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर बेस करके हम लोग ये तय कर पाते हैं, ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा ब्लॉक में किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कम करेगा, है ना। तो सबसे पहले देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक बी का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, एज बिकॉज इट इज हैविंग टेंडेंसी राइटवर्ड बट अनेबल टू मूव, इसका मतलब है यहाँ अगर मैं इसको टेंशन T1 एज्यूम करता हूँ तो इधर ब्लॉक में T2 का टेंशन लगेगा, ये वाला स्प्रिंग में मैं थ्रू आउट अगर टेंशन T2 एज्यूम करूँ हर एक जगह में, और ये वाला पार्ट में अगर मैं T1 एज्यूम करूँ तो उसी आधार पे, है ना, तो T2 इधर T1 इधर। सिंस टेंडेंसी इज फॉरवर्ड सो फ्रिक्शन ऑन बोथ ऑफ इट सरफेस हैज़ टू बी बैकवर्ड, तो यहाँ अगर मैं F2 लिख देता हूँ दैट इज म्यू N2 इस सरफेस का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, और यहाँ अगर मैं F1 यानी म्यू N1 लिखता हूँ तो N1 इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। सो फॉर B to be at rest, B को अगर रेस्ट में रखना है तो इसका इक्वेशन क्या बन रहा है,
कि द वैल्यू ऑफ T1 ऑन इट मस्ट बी इक्वल टू 2T2 प्लस म्यू N1 प्लस म्यू N2. As because I know the mass values of both A and B, तो जो बॉटम मोस्ट सरफेस है B के लोअर सरफेस पे जहाँ N2 कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है वहाँ दोनों का वेट काम करेगा. N1 is equal to 10 into G and N2 is equal to 30G, that is 10 plus 20, दोनों का मास into G. ठीक है ना. ये हुआ ब्लॉक B के